हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सदिश का अगला लेक्चर जो है वो शुरू करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो सदिशों का अदिश गुणन वो पढ़ा था, उसका फॉर्मूला पढ़ा था, उसके कुछ गुणधर्म पढ़े थे। उसके अलावा हमने स्क्वायर वगैरह करने के a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इन सब के फॉर्मूले देखे थे। उसके अलावा हमने प्रक्षेपण सूत्र, वियोजन सूत्र, वियोजन कैसे करते हैं, एक का बी वेक्टर पे वियोजन क्या होता है, उसके लंबवत क्या होता है, इस प्रकार की चीजें हमने सब पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हम पहले डॉट प्रोडक्ट के ही कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करेंगे, जिससे हमारी डॉट प्रोडक्ट की अच्छी सी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर हम जो दो सदिशों का गुणन हम पढ़ रहे हैं उसमें अगला क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं या सदिश गुणन जिसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने एक और दो प्रश्न पहले कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज में, एक ट्राइंगल में जो प्रक्षेपण सूत्र होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्या वो हम सदिश की मदद से सिद्ध कर सकते हैं? तो यही हमारा अगला प्रश्न है। एक त्रिभुज ए बी सी में सदिश की मदद से प्रक्षेपण सूत्र प्रूफ करेगा। ठीक है, प्रक्षेपण सूत्र का क्या मतलब होता है बेटा? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब आप कह रहे हैं क्यों करवा रहे हैं? तो बेटा जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है। कई बार इस प्रकार की चीजें वो बोर्ड में पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो प्रक्षेपण सूत्र, सबसे पहले मैं होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इस ABC ट्राइंगल में आप जानते हैं A शीर्ष के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली B और ये C होती है। प्रक्षेपण का मतलब होता है B और C या किसी भी दो भुजाओं को तीसरी भुजा पर उनका प्रक्षेपण, उनका वियोजन ले लेना। तो ये कोण तो एंगल B के बराबर है और ये कोण एंगल C के बराबर। तो ये जो लंबाई होगी बेटा, ये लंबाई किसके बराबर होगी? ये C cos B के बराबर होगी। और ये वाली लंबाई ये B cos C के बराबर होगी। और इन दोनों का जो योग होगा वो BC भुजा की लंबाई के बराबर होगा। मतलब A बराबर C cos B प्लस B cos C होता है। अब इसी को अपन को सदिशों की मदद से अगर हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे? देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ये वेक्टर A वेक्टर ले लीजिए, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, इस दिशा में मैंने लिया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट 0 हो रहा है, A प्लस B प्लस C। तो इसका मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का योग आएगा 0। अब आप इन तीनों वेक्टर्स को, क्योंकि प्रक्षेपण सूत्र में कॉस आता है, कॉस कैसे मिलेगा? डॉट प्रोडक्ट से, या तो A से या B से या C से, किसी से भी डॉट कर दो। तो मैंने डॉट विद मान लो A वेक्टर कर ली, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C बराबर 0 मिलेगा। 0 डॉट A 0 हो गया। अच्छा, A डॉट A, ये A वेक्टर, इसकी लंबाई A मान लूंगा, A लिखूंगा, है ना। ये भुजा की लंबाई को B मानूंगा और इस भुजा की लंबाई को C मानूंगा। अच्छा, A डॉट A मतलब कितना होगा बेटा? A स्क्वायर हो गया, है ना, ये हमने लिखा था। A डॉट B का क्या मतलब हो गया? AB और A सदिश और B सदिश के बीच का कोण। अब यही चीज आपने ध्यान रखनी है, दो सदिशों के मध्य कोण कैसे मिलता है? दो सदिशों के मध्य कोण के लिए उनका प्रारंभिक बिंदु समान होना चाहिए। तो मैं इस वेक्टर को उठाऊंगा, गड़बड़ नहीं करना बेटा, ये एंगल C था, तो सदिशों के बीच का कोण C नहीं है। अगर आप A को यहां रख दो, A को उठाना है और उनका दोनों का प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट सेम करना है, तो इन दोनों के बीच का कोण पाई माइनस C आएगा। ध्यान रखना है। तो cos पाई माइनस C प्लस AC, A और C के बीच का कोण, ये A है और C यहाँ है, तो इस C को मैं उठाकर आगे ऐसे रखूंगा, C वेक्टर, तो इनके बीच का ये कोण तो B था, ये पाई माइनस B आएगा। cos पाई माइनस बी बराबर 0। अब cos पाई माइनस सी माइनस cos सी होता है और cos पाई माइनस बी माइनस cos बी होता है, तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर बराबर ए बी, माइनस को मैं बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ ले गया,
कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी। अब आप ए दोनों तरफ से उड़ा सकते हो क्योंकि ए त्रिभुज की भुजा है तो शून्य तो होगी नहीं, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो आपको मिला ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। आ गया भाई प्रक्षेपण सूत्र, यही जो अपन ने यहाँ पर सिद्ध किया था कंपोनेंट करके ज्योमेट्री से, ये सदिश की मदद से कर लिया। तो ये हमें जस्ट फील देने के लिए, हम समझने के लिए, हो सकता है जेई में नहीं पूछे प्रूफ करो, पर हमें एटलीस्ट ये चीज तो समझ में आई, दो सदिशों के बीच में अगर कोण हमें निकालना हुआ, यही रिवाइज हो गया, तो हमें सदिश को ऐसे रखना होगा उन दोनों को कि उनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, तब हम उनके बीच में कोण निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें सीखने के लिए ये क्वेश्चंस करने जरूरी हैं बेटा। ठीक है, चलिए आप चाहें तो त्रिभुज में जो कोजेया सूत्र होता है, कोसाइन फॉर्मूला, वो भी हम इससे सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कोजेया सूत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। देखें करके, चलो मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोसाइन फॉर्मूला प्रूफ करें। तो पहले तो जरा याद कराना, कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता था? कॉस ए का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखो बोलती अगर याद ना आए तो कोई मतलब नहीं है भाई फॉर्मूले याद करने का, या चलो फॉर्मूले याद करें हैं तो उनको रिवाइज करना भी आप ही की जिम्मेदारी है ना। अब फॉर्मूले मैंने तो लिख दिया है, पर मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कोजेया सूत्र, तो सर कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, याद होने चाहिए। भूलते हैं तो बार बार लिखें, उसको कॉपी में लिखें बार बार, हर 10 दिन 15 दिन में जितने भी फॉर्मूले हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। देखने से ज़्यादा अच्छा लिखना है, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा दिमाग में आपके वो चीज़ बैठेगी। ठीक है, हाँ तो बेटा मान लो कॉस ए या कॉस बी या कॉस सी, कोई भी एक फॉर्मूला जो है हमें कोसाइन का जो होता है वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं। वापिस से मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, कैसे भी मान लो ये ए वेक्टर इस दिशा में, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर इस दिशा में। ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु। तो हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर शून्य वेक्टर है, रिजल्टेंट का 0 आ रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी एक वेक्टर को एक तरफ रखता हूं, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाता हूं। हाँ, तो मैंने कुछ ऐसा किया, ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी प्लस सी वेक्टर। अब स्क्वायर कर दो भाई, तो स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ए डॉट ए आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में माइनस तो खत्म हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी। सही है, ये स्क्वायर का हमने अभी फॉर्मूला देखा था। अच्छा, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। अब बी डॉट सी के बीच का एंगल, ये तो एंगल ए है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ए नहीं है, हमें बी को उठा के आगे ऐसे रखना पड़ेगा। समझ में आ गई? प्रारंभिक बिंदु सेम, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा, पाई माइनस ए। तो बेटा यहाँ से मुझे मिला ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस पाई माइनस ए। कॉस पाई माइनस ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ से अगर कॉस ए की वैल्यू निकालो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये देखो हो गया ये भी सिद्ध। तो बेटा ये सारी चीज़ें वेक्टर के रूप में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या। तो ये आपके एक्सप्लेनेशन, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आप लोग लिखेंगे कि आपको एक घन क्षेत्र के किन्हीं भी दो विकर्णों के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, घन क्षेत्र मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है ना, एक घन क्षेत्र के या कि दो विकर्णों के मध्य न्यून कोण ज्ञात करें। ठीक है भाई, एक घन क्षेत्र के दो विकर्णों, घन क्षेत्र मतलब क्या होता है, क्यूब। अब क्यूब की भुजा की लंबाई आपका जो मन मर्जी पड़े ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लैम्डा ले लो, के ले लो, कुछ भी ले लो।
तो उसके जो दो न्यून कोण है उनके मध्य कोण हमें ज्ञात करना है। अच्छा, हम जानते हैं कि किन्हीं भी विकर्णों या जैसे ऐसे बोल रहे हैं लाइन है या सदिश है उनके बीच में कोण ज्ञात करना है, तो हम दो सदिशों के बीच में डॉट प्रोडक्ट से वो एंगल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, अपने हिसाब से थोड़ी अपनी सुविधा हो जिससे एक क्यूब बना लेते हैं। तो मैंने क्यूब बनाया, मान लो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डायग्राम आपको देख के याद आ जाएगा, हम पहले कर चुके हैं बेटा ये काम। ठीक है, क्यूब नहीं किया था तो जनरल कहीं ना कहीं अपन ने जब सदिश हम लिख रहे थे, स्थिति सदिश वगैरह, उस प्रकार उससे पहले अपन ने ये सब किया था। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और बताया था एक्स वाई जेड जो होता है वो राइट हैंड थंब रूल से चलते हैं। एक्स की दिशा में उंगली रखो और वाई की दिशा में मोड़ो, तो जो अंगूठे की दिशा आती है वो जेड की दिशा होती है, तो ये जेड दिशा हो गई। अच्छा, ये मूल बिंदु ही है 0 0 0, इसको ए पॉइंट को चाहो तो 1, 0, 0 और आपका मन मर्जी पड़े जो a, 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे। ठीक है, ये a हो गया, y अक्ष पे b मान लेता हूँ तो ये 0 1 0 हो जाएगा, और z अक्ष पर c पॉइंट मान लेता हूँ 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको d पॉइंट अगर मैं मानूँ, ये x z समतल में है तो ये 1 0 1 पॉइंट हो जाएगा। ये x y समतल में है, e पॉइंट मान लेते हैं इसको, तो ये 1, 1, 0 होगा। ये y z समतल में f पॉइंट, तो ये 0 1 1 पॉइंट होगा, और g पॉइंट x y z तीनों इसमें निर्देशांक 1 1 1 आ जाएंगे। अब इसके किसी भी दो विकर्णों के बीच का न्यून कोण निकालना है, तो बेटा एक तो मैं OG वेक्टर ले लेता हूं। ठीक है, कौन सा वेक्टर ले लेता हूं? एक OG वेक्टर। यहां से यहां जब ये मैंने ज्वाइन किया, दिख रहा है क्या आएगा बेटा? ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। स्टैंडर्ड जनरल व्यापक रूप में करोगे तो a कैप प्लस a कैप प्लस a कैप आ जाए, a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप आ जाएगा। और एक और बॉडी डायग्राम जैसे चाहिए अपन को, तो मैं BD वेक्टर निकाल लेता हूँ, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने एक BD वेक्टर निकाला। BD वेक्टर क्या होगा? 1 माइनस तो i कैप, 0 -1 माइनस j कैप, और 1 दिस तो प्लस k कैप। अब मुझे इनके बीच का कोण चाहिए, तो इन दोनों के बीच का कोण मैंने थीटा अगर माना तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा? अच्छा, न्यून कोण चाहिए, ध्यान रखिएगा। कॉस थीटा का मान अगर नेगेटिव आता है तो वो थीटा अधिक कोण की तरफ जा रहा होगा। ऐसे समझिए कि अगर दो सरल रेखाओं के बीच में आपने ये एंगल 30 डिग्री निकाला, तो इनके बीच में ये एंगल 150 डिग्री भी हो सकता था। समझ में आ रही है? तो हमें 150 डिग्री आंसर ना देके 30 डिग्री लेना है, मतलब हमें मापांक आंसर देना है, नेगेटिव आंसर नहीं देना है। तो इन दोनों का डॉट करेंगे, OG वेक्टर का डॉट BD वेक्टर से अपॉन OG का परिमाण इंटू BD का परिमाण का मॉड, ताकि हमारा कॉस थीटा नेगेटिव ना हो। 1.1 -1 +1 अपॉन √3 इंटू √3 का परिमाण। तो कॉस थीटा का मान आ गया 1/3, तो न्यून कोण कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/3। तो किसी भी घन क्षेत्र, किसी भी क्यूब के दो विकर्णों के बीच में हमेशा न्यून कोण जो आता है वो कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर आता है। आ गई बात समझ में बेटा? चलो अगला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो। ABC 3 इकाई सदिश इस प्रकार है कि A, B व C के समतल के लंबवत है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और B और C के मध्य कोण π/3 दिया हुआ है। तो आपने फाइंड करना है A कैप प्लस B कैप प्लस C कैप के परिमाण को। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले ये समझना कि ए बी और सी के समतल के लंबवत, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी दो सदिश, मैंने बताया था दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, किसी ना किसी समतल में होंगे। मान लो ये समतल है, इसमें मैंने एक बी और ये सी सदिश रखे हुए, तो ए इनके लंबवत है, तो इसका मतलब ए बी के भी लंबवत है और ए सी के भी लंबवत है। तो सबसे पहले मुझे पता चला वो ए डॉट बी शून्य होगा व ए डॉट सी कैप भी शून्य होगा। कैप क्या मतलब? सब इकाई सदिश दे ही रखें। अब क्योंकि मुझे ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का परिमाण निकालना है, तो इसके वर्ग का परिमाण निकालना है। इसके वर्ग का परिमाण क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप डॉट ए कैप। अब सब इकाई सदिश हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3 प्लस ए डॉट बी कितना है बेटा? 0। अच्छा, बी डॉट सी, बी इंटू सी इंटू कॉस थीटा, बी सी इकाई सदिश है तो 1 1 हो गया, और कॉस थीटा बी और सी के बीच में π/3, तो 1/2 प्लस सी डॉट ए भी 0। तो बेटा ये हो गया 4, 3 + 2 इंटू 1/2 इज 1, तो 3 + 1 इज 4। तो इसका मतलब ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का परिमाण कितना आएगा? 2 के बराबर आएगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सिर्फ जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है बेटा बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको हल करके आंसर निकालें। एक बार कोशिश ज़रूर करें खुद करने की, और फिर नहीं हो या आंसर चेक कर रहे हैं और आंसर गलत आए तो मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार मार्क कर रहा हूँ, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर सदिश इस प्रकार है, इस प्रकार है कि E1 वेक्टर का परिमाण 2 है और E2 वेक्टर का परिमाण 1 के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच का कोण π/3 है। यदि V1 वेक्टर जो कि है 2T E1 प्लस 7E2 और V2 वेक्टर जो कि है E1 प्लस TE2 वेक्टर के मध्य कोण अधिक कोण है, के मध्य कोण अधिक कोण है, तब T का परिसर ज्ञात करें। तब T का परिसर ज्ञात करें, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना है। E1 E2 दो सदिश हैं, दोनों का परिमाण और दोनों के बीच का कोण दिया गया है। अब E1 E2 की मदद से दो और सदिश लिखे हैं, एक V1 और एक V2, और बोला है V1 और V2 के मध्य अधिक कोण है। V1 और V2 के मध्य अधिक कोण है। तो बेटा अगर दो सदिशों के बीच में कोण अधिक कोण है, मैंने अगर उनका डॉट प्रोडक्ट किया V1 डॉट V2, तो आएगा परिमाण ऑफ V1 परिमाण ऑफ V2 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा का मान आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कॉस थीटा कितना होगा? V1 डॉट V2 अगर करें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या लिखते हैं हम? 2TE1 प्लस 7E2 का डॉट करना है E1 प्लस TE2 सदिश से। अच्छा, अपॉन में जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? हो गई बेटा, किसी भी वेक्टर का परिमाण तो पॉजिटिव ही होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव करना है, ठीक है। ध्यान रखें ये एक कंडीशन है ही। उसके अलावा नोट में हमने एक कंडीशन और लिखी थी, इसका ख्याल करना है कि V1 ना हो जाए लैम्डा V2 के, वो भी हम कर लेंगे चेक। पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। कितना आएगा बेटा डॉट प्रोडक्ट? 2T E1 के परिमाण का वर्ग 7E1 डॉट E2 प्लस दिस, तो 2T E1 डॉट E2। अब E1 डॉट E2 जीरो नहीं है, लंबत वंबत नहीं है, डायरेक्ट जीरो मत करना, वो I और J होते हैं तब होता है। इन दोनों का प्लस 7E2 परिमाण का वर्ग,
ये पूरी संख्या लेस देन 0 रहनी चाहिए। अच्छा, E1 का वर्ग कितना होगा बेटा 4, तो ये हो गया 8t प्लस E1 डॉट E2 कितना है, चाहे तो हम अलग से हल कर सकते हैं, E1 डॉट E2, E1 का परिमाण इंटू E2 का परिमाण इंटू cos पाई बाई 3, तो इसके लिए 1 आ रही है, तो ये हो गया बेटा 7 प्लस 2t प्लस, सही है, T1, एक बार मैं जरा ये चेक कर लूँ डेटा सही लिखा है, 2TE1 E प्लस TE2, ठीक है, मैं प्रोडक्ट सही किया है इसका, जब इन दोनों का डॉट इसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर V2 TE2 है ना, ये शायद मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया वापस से, तो ये 2TE1 7 E1 डॉट E2 2t स्क्वायर E1 डॉट E2 और 7t भी आएगा बेटा, यहाँ है ना 7t, यहाँ से मैं t लिखा तो था, यहाँ लिखा मिलेगा 7t E2 स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 7 E1 डॉट E2 1 हो ही चुका है प्लस 2t स्क्वायर प्लस 7t, क्योंकि E2 का परिमाण 1 है, लेस देन 0 होना चाहिए, तो 2 की घात आ गई 2t स्क्वायर और 7 और 8 15t प्लस 7 लेस देन 0, तो 2t स्क्वायर प्लस 14t प्लस t प्लस 7 लेस देन 0, 2t प्लस 1 इंटू t प्लस 7 लेस देन 0, तो t का मान -7 से -1/2 के बीच में आ गया। ये वो मान हो गया जिसके लिए इन दोनों के बीच में अधिक कोण बन रहा होगा। और अब आती है इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम, वो स्टार इसलिए है क्योंकि गलती जो है इधर ही होती है, इस बात का और ध्यान रखना है कि V1 ना हो लैम्डा V2 के बराबर, संरेखीय नहीं होने चाहिए, ऐसे अधिक कोण एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में हो गए तो थीटा पाई हो गया, अच्छा थीटा पाई हो गया तो कॉस थीटा तब भी नेगेटिव आएगा, तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई टी का ऐसा मान शामिल हो गया हो जिसके लिए दोनों के बीच में कोण पाई आ जाए, तो उसके लिए हमने इन दोनों के कोफिशिएंट को प्रपोर्शन में किया, तो E1 2t अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 नहीं होना चाहिए बराबर 7 अपॉन t के, या t स्क्वायर का मान नहीं होना चाहिए 7/2, या t नहीं होना चाहिए प्लस माइनस √7/2। अब आप देखो -7 से -1/2, -7 से -1/2 के बीच में इन दोनों में से -√7/2 एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें आ रही है, तो अगर सही आंसर लिखना है, अधिक कोण का मतलब पाई नहीं आना चाहिए, तो सही आंसर होगा -7 से -1/2, जिसमें से -√7/2 आपको हटाना ही हटाना पड़ेगा। आती है बेटा बात समझ में, तो इसका सही जो आंसर है वो है -7 से -1/2, इसके अलावा और -√7/2 के अलावा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, और जो अब ये अगला प्रश्न है ये इस वाले से भी और ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है, और ऐसा है कि इस प्रश्न को देखकर मान लीजिए टेस्ट में या कभी आ जाता है बीच में ऐसे एकदम से, तो कई बार तो समझ में भी नहीं आता कि इस प्रकार का प्रश्न जो है ये सदिश की मदद से हमें हल करना है, तो कैसे हमें दिमाग में आएगा कि ये सदिश से हल करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए 2 स्टार, ठीक है। यदि x और y वास्तविक संख्याएं हैं और 2 sin x sin y प्लस 3 cos y प्लस 6 cos x sin y बराबर 7, तब tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर y का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब यार ये प्रश्न अगर आप देखो तो सिर्फ एक समीकरण दिया हुआ है और x और y 2 वेरिएबल है, उस समीकरण में भी त्रिकोणमिति वगैरह घुसा घुसा के इन्होंने लिख दिया कि इसका मान 7 के बराबर है। तो यार एक समीकरण से 2 वेरिएबल कैसे हल करें? तो सबसे पहली चीज, जब भी ऐसा होता है ना तो बेटा हमें बाउंड्री कंडीशन सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू के साथ या ऐसे कुछ सोचना हो, तो इसमें जो देखने वाली चीजें हैं वो एक है 2, 3 और 6 गुणांक। अच्छा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36 जोड़ने पर 49,
और 49 का अंडर रूट कितना आएगा, 7 आएगा। तो यार ऐसा लग रहा है कि एक सदिश अगर मैं मानूं जिसका परिमाण, कौन सा सदिश, v1 मान लेता हूं, v1 एक सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और इसका परिमाण v1 का परिमाण कंफर्म 7 आएगा। अच्छा, अब दो हमें चाहिए sin x sin y के साथ, तो अगर मैं एक दूसरा सदिश मानूं sin x sin y i कैप, डॉट करने पे 2 sin x sin y आ जाएगा, प्लस 3 के साथ चाहिए था cos y, तो cos y j कैप, और एक चाहिए cos x sin y k कैप। तो ये तो निश्चित है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो यहाँ LHS में लिखा है, बाईं ओर लिखा है, उसके बराबर आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं v2 का परिमाण ज्ञात करते हैं ना, v2 का परिमाण तो कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर y। इन दोनों में से साइन स्क्वायर y कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर y कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y जो कि 1 है। बहुत अच्छे, v2 का परिमाण 1 है। तो अगर मैं आपसे v1 डॉट v2 बोलूं तो v1 का परिमाण, v2 का परिमाण cos थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, v1 डॉट v2 किसके बराबर है, 2 साइन x साइन y प्लस 3 cos y प्लस 6 cos x साइन y बराबर v1 का परिमाण 7, v2 का परिमाण 1 इंटू कॉस थीटा, और इसका मान क्वेश्चन में हमें 7 दे रखा है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, मतलब कॉस थीटा बराबर 1, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब v1 पैरेलल हो गया v2 के, और v1 v2 यदि पैरेलल हैं तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स का जो अनुपात है वो सेम होगा, मतलब साइन x साइन y बटा 2 इज इक्वल्स टू कॉस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कॉस x साइन y अपॉन 6। सही है। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को पहले बराबर करता हूं, साइन y से साइन y कटेगा, साइन x अपॉन कॉस x, तो tan x का मान 1/3 आ गया। चलो बढ़िया बात है। अच्छा, tan x का मान आ गया, अब मुझे tan y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो इन दोनों से cos y से मैं भाग दूंगा, ठीक है बेटा। तो अब जब हमने इन दोनों को बराबर किया तो उससे tan x 1/3 आ गया, राइट त्रिभुज बनाया तो 1 3 रूट 10 आ गया, और इन दोनों को बराबर करने से tan y cos x का मान 2 आ गया। अच्छा, cos x का मान 3/√10 रखा तो tan y 2/3 रूट 10 आ गया। अब हमें क्या हल करना है क्वेश्चन में, tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर y। ठीक है, तो tan स्क्वायर x तो 1/9 हो गया, और 2 tan स्क्वायर y तो 2 × 4/9 × 10। सही है। तो 4 दूनी 80, 81/9, तो आखिरी आंसर कितना आ गया बेटा इसका, 9। आखिरी आंसर इसका कितना आ गया, 9। तो ये चीज क्वेश्चन देखकर क्लिक करना कि ये वेक्टर, दो वेक्टर्स का अदिश गुणन है, ये क्लिक करना अपने आप में टफ है, पर वो हिंट जैसे मैंने बताया कि इनके गुणांकों के वर्ग का योग का जो अंडर रूट है, बेसिकली वेक्टर का परिमाण जैसा कुछ, वो 7 आ रहा था। तो दो वेक्टर्स बना लिए जिनका अदिश गुणन पर लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और फिर फॉर्मूला बना के पैरेलल है कंपेयर करके आगे हल करते चले गए। ठीक है भाई, ओके। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये भी। कई बार बिल्कुल सीधा बोर्ड वगैरह में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। एक सम चतुष्फलक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन, जिसकी भुजा 1 इकाई की है, जिसकी भुजा की लंबाई 1 इकाई है, को परिवर्तित करने वाले स्फेयर की, स्फेयर मतलब गोलाकार क्षेत्र जो होता है, गोला जो होता है ना, स्फेयर जो होता है वो उसको सर्कमस्क्राइब करता है, उसको परिवर्तित करता है ना। तो मतलब पूरा चतुष्फलक उस गोले के अंदर है, उसकी जो चारों शीर्ष हैं वो उस गोले पे टिके हुए हैं। ठीक है, समझना होगा। तो हमें उस गोले की जो है त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर डायग्राम
थोड़ा सा सोचें तो यार कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बन जाएगा। आ गई समझ में बात? देखो भाई, प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इस प्रकार का इसका डायग्राम बन जाएगा। ये A B C D, ये गोला जो है ये इस चतुष्फलक के ऊपर है, या चतुष्फलक पूरा पूरा उसके अंदर जो है समाया हुआ है और चारों शीर्ष जो है चतुष्फलक के उस गोले पर है। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। अच्छा, हम जानते हैं कि ये सम चतुष्फलक है, सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो 1 इकाई के बराबर दे रखी है। तो बेटा ये जो समतल है, जैसे ABC समतल है, ABC समतल क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा, सम त्रिभुज होगा। सम त्रिभुज होगा तो मतलब इन दोनों के बीच में कोण सबका कितना कितना होगा भाई? ये सब कोण जो होंगे 60-60 डिग्री के होने वाले। ठीक है। अच्छा, अब इसकी त्रिज्या जो होगी तो बेटा यहाँ चतुष्फलक का सेंटर आएगा ना, केंद्र आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसको 0 मान लेते हैं, इसको B वेक्टर ऐसे ले लेता हूँ, इसका स्थिति सदिश C वेक्टर ले लेता हूँ और इसका स्थिति सदिश D वेक्टर ले लेता हूँ। तो BCD से अगर मैं सेंटर जो है, केंद्र जो है, याद होगा, उम्मीद करता हूं आपको, केंद्र का स्थिति सदिश कितना आएगा बेटा? A प्लस B प्लस C प्लस D होता है। एक को मैंने मूल बिंदु मान लिया तो B प्लस C प्लस D बटा 4, B प्लस C प्लस D बटा 4। ठीक है। तो अगर मुझे रेडियस ज्ञात करना है तो A को मैं जब सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये R वेक्टर मान लेता हूं। तो R वेक्टर कितना आएगा बेटा? यही R वेक्टर आएगा, B प्लस C प्लस D बटा 4। तो अगर मुझे त्रिज्या का परिमाण निकालना है तो मैं इसका परिमाण ज्ञात कर लेता हूं। अब बताओ भाई, परिमाण कितना आएगा इसका? परिमाण मतलब 1/4 परिमाण किसका? B प्लस C प्लस D का। तो ये परिमाण निकालने के लिए आपको बताया था वर्ग कर देना चाहिए। वर्ग करेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, कितना कितना आएगा बताओ? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B डॉट D प्लस C डॉट D प्लस B डॉट C। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, B वेक्टर और C वेक्टर, B और C क्या है? समत्रिभुज की भुजाएं हैं, तो उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है और सब भुजाओं की लंबाई 1-1 इकाई के बराबर है। तो इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे अंडर रूट, ये 1 ये 1 ये 1, B ये वाली लंबाई है, C ये वाली लंबाई है, D ये वाली लंबाई है, सब 1-1 इकाई की है। और B डॉट D जब कर रहे हैं बेटा तो B D cos थीटा। अब B और D के बीच में ये पीछे वाला जो त्रिभुज है वो भी समचित त्रिभुज होगा ABD समतल में। सही है क्या? ABD समतल में AB और AD के बीच का कोण 60 डिग्री, ऐसी सबके बीच में कोण 60 डिग्री और सब सदिश की लंबाई 1 इकाई। तो कितना हो जाएगा ये? 2 1/2 1/2 1/2। समझ में आ गया? B इंटू डी कॉस थीटा, कॉस 60 1/2, C D 1 इंटू कॉस थीटा 1/2 1/2 1/2। तो ये हो गया 1/4 अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1 3 प्लस 2 इंटू 3/2 तो 3। तो आखिरी आंसर हमारा कितना आ गया बेटा? √6/4। ये इस गोला जो इसको परिवर्तित कर रहा है उसकी त्रिज्या जो है वो √6/4 इकाई के बराबर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलो, वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब इसके बाद जो अगली चीज हमें पढ़नी है, ये पढ़ लिया बेटा हमने क्या? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट, जिससे हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्न कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्शन क्या होता है ना, प्रक्षेपण सूत्र जो होता है वो कैसे करते हैं, उसके अलावा कोज्या सूत्र भी हमने हल किया और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने इसमें हल करे, प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि एक समतल में
एक समतल में तीन सदिशों का संरेखीय रूप जो है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर मतलब संरेखीय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन, प्लेन मतलब समतल में, बाद में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एक स्पेस में, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, एक समतल में सदिशों का संरेखीय रूप, ठीक है। तो बेटा आपको इसमें ये मानना है कि A सदिश, B सदिश और C सदिश एक समतल में है। तीन सदिश A, B व C एक समतल में यदि हैं तो हम किसी भी एक सदिश C को बाकी दो के संरेखीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से C को आप XA प्लस YB लिख सकते हो, जहाँ X और Y कोई अदिश संख्या है, कोई कॉन्स्टेंट्स है ना, स्केलर क्वांटिटीज, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा आपने मान लेना है। क्या कर सकते हैं, अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में, जैसे मान लो ये C वेक्टर था, ये A वेक्टर था और यहाँ B वेक्टर था, ये बोर्ड के प्लेन में तीन वेक्टर है, तो हम C को A और B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस तरह से, XA प्लस YB, X और Y का मान निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या दे रखा है, उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, जैसे इसको समझना है तो सबसे अच्छा ऐसे समझो यार, ट्राइंगल में तो हम करती है ना भाई, कैसे करते हैं, मान लो ये A सदिश, ये B सदिश और ये C सदिश है। अगर मैं इन तीनों वेक्टरों को देखूं तो हमें पता है A प्लस B प्लस C का योग 0 होगा। तो बेटा एक तरीके से ये तीनों सदिश एक समतल में ही तो हैं, तो हमने C सदिश को माइनस A माइनस B के रूप में व्यक्त कर लिया, जहां X भी -1 हो गया और Y भी -1 हो गया, हो ही गया ना। यही चीज मैं यहां समझा रहा हूं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा तीन सदिश एक समतल में है तो त्रिभुज बनेगा, ये जरूरी नहीं है, पर अगर तीन सदिश एक समतल में है तो किसी भी एक सदिश को बाकी दो सदिशों के संरेखीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये तय है। समझ में आ गई बात। अब वो जो कांस्टेंट्स हैं X और Y की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन की मदद से हम जो है इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए बेटा सब लोग क्वेश्चन, एक वृत्त की 1/4 चाप AC, चाप समझते हैं ना, आर्क जो होता है, ठीक है, जिसका केंद्र 0,0, जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या बराबर 1 दी गई है। अच्छा, B बिंदु चाप AC पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि AB अपॉन BC बराबर 2/1, तब C सदिश को A व B के रूप में व्यक्त करें, तब C सदिश को A और B के रूप में व्यक्त करें। C, A और B क्या है बेटा, A, B, C बिंदु के स्थिति सदिश है। मैं बोल रहा हूं, लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर A, B और C बिंदु के क्रमशः स्थिति सदिश हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एक वृत्त की चाप, कितनी चाप, 1/4, 1/4 मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, वो हमें दे रखा है।
है ना, और उसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु, केंद्र मूल बिंदु है, तो चाप की एक चौथाई तो 90 डिग्री बना रही होगी बेटा, इसका मतलब ये यहाँ पर है ना, तो इसको मैं ए बिंदु मान लेता हूँ, इसको सी बिंदु मान लेता हूँ। अब इस चाप पर बी एक ऐसा बिंदु है जो स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बी बिंदु जो है वो स्थित है, जो चाप AC को इस प्रकार काटता है कि AB चाप की लंबाई और BC चाप की लंबाई, है ना, AB चाप की लंबाई और BC चाप की लंबाई का अनुपात 2:1, 2:1, तो ये 2:1 ये अनुपात दिया हुआ है। तो हमें C सदिश को A और B, ये है A सदिश, ये है B सदिश और ये है C सदिश। अब ये C सदिश ही होगा बेटा, मूल बिंदु से निकल रहे हैं, तो ये A, ये B और ये C, तो हमें C को A और B के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें दिख रही है वो ये दिख रही है कि C, A और B एक ही समतल में है। तो अगर C, A, B एक ही समतल में है और C को मुझे A और B के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या मैं जो अभी मैंने पढ़ा C को XA प्लस YB के तरीके से लिख सकता हूं। अब मेरा काम X और Y का मान निकालना है, तो वो मान कैसे निकलेगा, अब वो आप ध्यान से देखो। अब बेटा अगर चाप की लंबाई 2:1 अनुपात के रेशो में, आप जानते हैं लेंथ जो होती है चाप की वो r थीटा फॉर्मूला होता है, जब थीटा वो चाप केंद्र पे जो कोण बनाती है, ठीक है ना, केंद्र पे जो कोण बनाती है वो थीटा एंगल होता है, मतलब लेंथ जो होती है वो थीटा के प्रोपोर्शन में होती है। अच्छा, अगर ये लंबाई 2:1 अनुपात में विभाजित हुई तो बेटा मतलब केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो भी 2:1 के कोण में विभाजित होगा। तो टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो बेटा ये कोण कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 30। बेसिकली 90 डिग्री के 3 हिस्से करने हैं, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से इसको देने, 1 हिस्सा इसको देना है। ऐसी तो करते हैं विभाजन, या आप इसको मान लो 2x और इसको मान लो x, 2x और x कोण का एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो उससे आपको अपने आप एंगल दिख जाएंगे। तो 60 और 30 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं इसको सबसे पहले डॉट करता हूं A सदिश से, पूरी समीकरण को A से डॉट करता हूं, तो मेरे को मिलेगा A डॉट C बराबर x A सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस y A डॉट B। अच्छा, A डॉट C, A सदिश और C सदिश लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। A सदिश कितनी लंबाई का है बेटा, 1 लंबाई का, ये हमें बोल रखा है, तो अगर ये 1 लंबाई का है तो ये x हो गया। और A डॉट B कितना होगा बेटा, A B cos A सदिश और B सदिश के बीच का कोण है 60 डिग्री, सही है। सो 0 इज इक्वल टू x प्लस A और B एक एक लंबाई के हैं y/2, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। हम एक बार और किसी से डॉट कर देते हैं, चलो मान लेते हैं C से डॉट कर देते हैं, आपका मन करे B से डॉट कर दो। तो अगर मैं C से डॉट करूंगा तो C डॉट C, C का परिमाण बराबर x टाइम्स A डॉट C प्लस y टाइम्स B डॉट C, सही है। अच्छा, A डॉट C तो 0 हो गया क्योंकि A और C सदिश हमें दिख रहा है लंबकोणीय है, C का स्क्वायर बराबर 1 हो गया। और B डॉट C कितना हो गया भाई, BC cos थीटा कितना है √3/2, तो यहां से y का मान हमारे पास आ गया 2/√3। अच्छा, अगर y का मान हमें मिल गया 2/√3 तो x बराबर -y/2 मतलब -1/√3। तो क्या C को हमने A और B के रूप में व्यक्त कर दिया, x आ रहा है -1/√3 A कैप, y आ रहा है प्लस 2/√3 B कैप। ये हो गया C सदिश A और B के रूप में व्यक्त। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एक समतल में जब 3 सदिश हैं तो कैसे किसी को हम 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अपन ने लिखा, मान लो C बराबर XA प्लस YB और x 0 हो जाता, मान लो x 0 हो जाता तो C B के रूप में व्यक्त हो गया, मतलब C और B कैसे होते हैं, संरेखीय हो सकते हैं। अच्छा, C और A संरेखीय होते तो y 0 आ जाएगा, वो अपने आप आएगा जब हम करेंगे, हल करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे तो, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है
ABC अशून्य एक समतल में सदिश है, ठीक है, एक ही समतल में, ठीक है, और कोई दो संरेखीय नहीं है, और इनमें से कोई भी दो संरेखीय नहीं है, ना ए बी के साथ संरेखीय है, ना बी सी के साथ, ना ए सी के साथ, ठीक है। तो आपने एक सारणिक ए बी सी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, इसका मान कितना है ये निकालना है हमें। ये यहाँ निकालना है कि ये जो सारणिक है इसका क्या मान होगा यदि ए बी सी समतलीय सदिश हैं, एक ही समतल में है और उनमें से कोई दो संरेखीय नहीं है। तो देखो तीन सदिश एक ही समतल में है, तो इसका मान निकालने के लिए हम कोई भी तीन सदिश मान के कर सकते हैं। एक मेथड इसको हल करने का ये हो सकता है कि लेट से ए को आपने आई कैप मान लिया, बी सदिश को आपने जे कैप ले लिया, अब सी सदिश को ए और बी के समतल में कुछ मानना है तो कुछ भी आई कैप प्लस जे कैप मान लो। आ गई बात समझ में भाई, हमें इसी के समतल में मानना था, आई और जे के रूप में कोई भी एक सदिश मान लिया। अब आई ए बी को इसमें रखकर और हल करके देखो, जैसे ए सदिश तो आई कैप हो गया, बी सदिश जे कैप हो गया, सी सदिश आई कैप प्लस जे कैप हो गया, ए डॉट ए कितना हो गया 1 हो गया, ए डॉट बी कितना हो गया 0 हो गया, और ए का डॉट सी के साथ कितना हो गया ये भी 1 हो गया बेटा। बी डॉट ए, बी का डॉट ए के साथ 0 हो गया, बी डॉट बी 1 हो गया, और बी का डॉट सी के साथ वो भी 1 हो गया। सही बात है। अब अगर आपने इसका मान निकालना है, चेक करना है कि क्या आ रहा है, तो चेक कर लो, विस्तार करके देख लो क्या आएगा बताओ। आई कैप के साथ कितना आएगा 0 और ये -1 आएगा, फिर माइनस जे कैप के साथ कितना आएगा, माइनस जे कैप के साथ 1 आ जाएगा, और प्लस आई कैप प्लस जे कैप के साथ कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो माइनस आई कैप से कट गया, माइनस जे कैप से कट गया, तो आंसर कितना आ गया आखिरी में 0 आंसर आ गया। सही है। तो ये तो एक तरीका जो है हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर ही सकते हैं। और अगर हम प्रॉपर मेथड से भी सीखना चाहें तो क्योंकि ए बी सी एक ही समतल में है तो हम किसी भी एक सदिश को बाकी दो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो माना कि मैंने सी सदिश को एक्स ए प्लस वाई बी लिख दिया, अगर ये रखा, अब मैं उसको सारणिक में रखता हूं तो देखो सारणिक कैसा दिखेगा, ए सदिश बी सदिश सी सदिश एक्स ए प्लस वाई बी, अगला ए डॉट बी और ए डॉट सी। तो ए का सी से जब मैं डॉट करूंगा तो मुझे एक्स ए स्क्वायर दिखेगा, नहीं दिखेगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए डॉट बी दिखेगा। फिर अगला बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, इसको बी से डॉट करूं तो एक्स ए डॉट बी प्लस वाई बी का स्क्वायर। ये सारणिक मुझे ऐसा दिखेगा। अब मैं इसमें करूंगा रो में चेंजेस, पंक्तियों को बदल सकते हैं हम, एक को दूसरे के मदद से बदल सकते हैं या स्तंभों को बदल सकते हैं। तो अगर आप तीसरा वाले स्तंभ के अवयव देखो तो तीसरे स्तंभ के अवयव एक्स ए वाई बी, एक्स ए स्क्वायर वाई ए डॉट बी, एक्स बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए की बात है, वाई बी स्क्वायर। तो अगर मैं स्तंभ 3 को स्तंभ 3 माइनस एक्स ऑफ कॉलम 1 प्लस वाई ऑफ कॉलम 2 करूं, कॉलम 1 के सभी अवयवों को x से, y के सभी स्तंभ के अवयवों को सेकंड स्तंभ के सभी अवयवों को y से गुणा कर दूं, दोनों को जोड़ के स्तंभ 3 में से घटा दूं, तो यहां पर स्तंभ 3 के तीनों अवयव 0 हो जाएंगे। ये सब तो सेम ही रहेंगे, पर अगर किसी स्तंभ के सारे अवयव 0 हो गए तो उस सारणिक का मान निश्चित 0 आता है। क्लियर है भाई? तो ये प्रॉपर तरीका हो गया जिसकी मदद से हम ये प्रूव कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी में आया भी है ये पहले क्वेश्चन।
तो अच्छे से समझ के हम तो करें, आईआईटी में आया हो तो इसका ये मतलब नहीं कि यार मुश्किल होगा, पर हाँ ये तो जरूर है कि क्वेश्चन अच्छे तो आती हैं आईआईटी में, है ना, तो हमारे को सीखने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर हल करने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक मिरर है, ठीक है, आपतित किरणों वाला क्वेश्चन है ये। इधर से एक आपतित किरण आई, आपतित किरण जो सदिश है ये E1 कैप सदिश है, एरो दे रखा है। इसका लंब जो है, मिरर का जो लंब है उसके अलोंग जो सदिश जा रहा है ये N कैप सदिश है, और यहाँ जो परिवर्तित किरण है इसका जो सदिश है ये E2 सदिश है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें E2 को E1 और N कैप के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन क्या है, E2 को E1 व N कैप के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो बेटा हम निश्चित तौर पर ये जानते हैं कि ये तीनों सदिश समतलीय तो होंगे, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और जो नॉर्मल होता है, विलंब होता है, ये एक ही प्लेन में तो होते हैं। तो हम E2 सदिश को क्या x E1 कैप प्लस y n कैप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो मैंने कर ही लिया। अब मुझे x और y की वैल्यू किसी तरह हल करनी। तो बेटा हम ये जानते हैं कि ये जो कोण होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना, आपतित कोण और परिवर्तित कोण जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, थीटा थीटा ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने इन दोनों को थीटा थीटा मान लिया। अब मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा, मैं इसको एक बार n से डॉट करूंगा, एक बार E1 से डॉट करूंगा और इसी तरह आगे बढ़ूंगा। तो मैंने इसको सबसे पहले डॉट कर लिया n कैप से, तो मेरे को मिलेगा E2 कैप डॉट n कैप इक्वल्स टू x E1 कैप n कैप प्लस y n कैप डॉट n कैप इकाई सदिश है ना, तो वो 1 हो जाएगा बेटा। अच्छा, E2 डॉट है यहाँ पे E1 डॉट n कैप, तो E2 और n कैप दिशा दोनों की समान है, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया, और दोनों इकाई सदिश है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा यहाँ से, cos थीटा बराबर, अच्छा E1 डॉट n, E1 का डॉट n के साथ। बेटा इन दोनों के कोण के लिए हमें दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये जो E1 सदिश है, E1 सदिश मैंने उसको उठा के आगे रख दिया, तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण आएगा, ये कोण कितना आएगा बेटा, ये कोण पाई माइनस थीटा आएगा। सही है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई। सही है, ये हो गया मेरे पास एक दूसरा समीकरण। अच्छा, ये मैंने डॉट किससे किया था भाई, n से डॉट किया था। अब आप चाहो तो एक बार E2 से डॉट कर लो, ठीक है ना, डॉट विद E2 कैप, तो E2 डॉट E2 तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x E1 कैप डॉट E2 कैप प्लस y E2 कैप डॉट n कैप, कुछ ऐसे मिलेगा अपन को। ठीक है, अब इससे क्या आएगा देखें, x1 इज इक्वल टू x इंटू E1 डॉट E2। अच्छा, E1 डॉट E2, ये E1 है ये E2 है, इनके बीच का ये कोण कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा बेटा। तो पाई माइनस 2 थीटा का मतलब माइनस एक्स कॉस 2 थीटा प्लस E2 डॉट n, E2 का डॉट n के साथ, अच्छा E2 का डॉट n के साथ फिर से कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो y कॉस थीटा। ठीक है, एक समीकरण ये आ गया, इसको तीसरा जो है नंबर हम डाल देते हैं, इसको हम तीसरा जो है वो लिख देते हैं, माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई। अब दो ये थीटा यार, यहाँ एक्स नहीं ये थीटा आएगा। अब मुझे इधर इन दोनों की मदद से एक्स और वाई निकालना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं y का मान यहां से उठा के यहां रख देता हूं। ठीक है, 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 2 थीटा प्लस y की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो यहाँ ऑलरेडी था एक, और कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। देखें क्या होता है, 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 2 थीटा का मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, प्लस कॉस कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2x कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x कॉस स्क्वायर थीटा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा
तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से x का मान मेरे पास कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। x का मान हल करके कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अच्छा, x का मान अगर 1 आ गया तो मैं रख कर y की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। x का मान मैं रख देता हूँ यहाँ, तो मेरे y की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल रही है y की वैल्यू, cos 2 cos थीटा। ठीक है, चलो x और y का एटलीस्ट इतना मान तो आया। तो अगर मैं ये x और y की वैल्यू रख दूं तो मुझे E2 E1 और n की टर्म्स में क्या क्या दिखेगा बताओ। तो इससे मुझे E2 कैप दिख रहा है, x1 हो गया तो E1 कैप प्लस 2 cos थीटा n कैप। यहां तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम इसकी है बेटा cos थीटा की। क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ नहीं था, थीटा हमने माना था, है ना, ये एज्यूम किया है, लेट ये माना गया है, तो हमें थीटा हटाना है। हमें आंसर E1 और n की टर्म्स में चाहिए, तो किसी तरह से हमें cos थीटा को E1 और n के रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे E1 कैप डॉट n कैप की बात करूं, E1 कैप यही वेक्टर आगे ले गए, ये E1 और ये n कैप, तो इनके बीच का एंगल कितना था, पाई माइनस थीटा। तो क्या ये cos पाई माइनस थीटा के बराबर होगा, तो जिससे cos थीटा मुझे माइनस E1 कैप डॉट n कैप मिलेगा। बस अब ये मिलते ही cos थीटा मैंने यहाँ रखा, तो E2 कैप बराबर E1 कैप माइनस 2 टाइम्स E1 कैप डॉट n कैप, सदिश ये अदिश संख्या ही है ना, डॉट प्रोडक्ट, इनटू n कैप। ये आखिरी आंसर हुआ इसका, जिसमें हमने E2 को E1 और n के रूप में व्यक्त किया। फिर से समझा दूं एक बार, पहले तो मैंने E2 को x E1 प्लस y n कैप लिख लिया, फिर मैंने एक बार n से डॉट किया, तो E2 डॉट n बराबर x E1 डॉट n प्लस y n डॉट n 1 हो गया। अच्छा, E2 ये रहा, n कैप ये रहा, एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो cos थीटा। E1 ऐसे थे और n ऐसे थे, तो दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान करना है, तो मैंने E1 को उठा के यहाँ रख दिया। ये प्रारंभिक बिंदु जैसे ही हुआ इसका, तो इसके बीच का ये कोण कितना हो गया भाई, पाई माइनस थीटा हो गया। तो उससे cos पाई माइनस थीटा से माइनस cos थीटा प्लस y, एक समीकरण, एक बार E2 से डॉट कर दिया। ऐसी जो दूसरी समीकरण बनी, दोनों से x और y हल करके निकाल ली। x 1 आ जाता है और y का जो मान है वो 2 cos थीटा आ जाता है। x और y रखने से, पर हमने थीटा दिया हुआ नहीं था, माना था, तो थीटा को एलिमिनेट करना था, तो उसको मैंने E1 और n के डॉट से दोबारा एलिमिनेट करके रख दिया, तो जिससे आंसर मिला E1 कैप माइनस 2 E1 कैप डॉट n कैप इंटू n कैप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको डॉट प्रोडक्ट का जो यूज है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ में ये जो संरेखीय रूप में एक समतल में 3 सदिशों को व्यक्त करते हैं वो भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।